हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक रहेगा रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तो रॉलेट एक्ट क्या था और जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास सीरीज़ को लगातार देख रहे हैं तो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आप पूरी जीएस को हमारे चैनल से कवर कर सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस का रोल रहता है, तो आप हमारे चैनल से जीएस की तैयारी करना। आपको एक भी सिंगल क्वेश्चन इधर से उधर नहीं मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो रॉलेट एक्ट के पीछे परिस्थितियाँ क्या थीं, क्रांतिकारी गतिविधियाँ, जैसा कि आपने देखा था 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो 1905 से 1919 तक जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हैं, यानी कि क्रांतिकारी जो गतिविधियों का फर्स्ट फेज़ शुरू होता है यहाँ से, तो 1905 से 1919 तक क्रांतिकारी गतिविधियाँ देखी गई थीं। और प्रथम विश्व युद्ध भी 1914 से 1918 तक चलता है, जिसमें ब्रिटेन तुर्की के ख़िलाफ़ लड़ रहा था। तो यहाँ से देख सकते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियाँ हैं और प्रथम विश्व युद्ध है। तो इस सभी को रोकने के लिए और आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है और ब्रिटेन चाहता है कि हम प्रथम विश्व युद्ध पर अपना पूरा ध्यान लगा सकें, तो भारत में जो छोटी मोटी क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही हैं तो उनको रोका जाए कैसे भी, ताकि हम प्रथम विश्व युद्ध पर पूरा ध्यान लगा सकें और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत रखा जाए अभी के लिए। तो उन्होंने क्या काम किया कि सुरक्षात्मक रूप से ब्रिटेन ने आपातकालीन एक अध्यादेश जारी किया, जो अस्थायी प्रावधान था, जारी किया। तो इसे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 का नाम दिया गया। डिफेंस ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के डिफेंस में ये एक्ट 1915 जो आपातकालीन अध्यादेश था, जो अस्थायी रूप से लागू किया गया था। इसमें क्या था कि इसी क्रम में गिरफ्तार किया जा सकता था क्रांतिकारियों को। तो जो भी क्रांतिकारी थे उसको डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के तहत गिरफ्तार किया जा सकता था। क्रांतिकारी जो होते थे, जो क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त होते थे, ऐसे व्यक्तियों को जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के तहत इसमें गिरफ्तार किया जा सकता था। फिर आगे इसी क्रम में 1917 में वायसराय जब चेम्सफोर्ड था, तो इसने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। तो आयोग क्यों गठित हुआ था? क्योंकि ये कारण को जानने के लिए कि जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही हैं, तो उनके पीछे आखिर कारण क्या है और उनके रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं, तो इसके लिए अपनी सिफारिश दें। तो इसके लिए चेम्सफोर्ड ने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो आयोग गठित किया था, तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1918 में सौंपी थी, जिसमें क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण और उसमें रोकने के कुछ उपाय बताए गए थे। तो इसी को केंद्रीय विधान परिषद ने पास किया था और रॉलेट एक्ट कहलाता है ये। तो जो वायसराय ने 1917 में, वायसराय जो चेम्सफोर्ड था 1917 में, जो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो आयोग गठित किया था, तो आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1918 में सौंपी थी। तो इसने जो रिपोर्ट दी थी 1918 में, उसी के आधार पर केंद्रीय विधान परिषद ने इसे पास किया था और रॉलेट एक्ट कहलाया था ये। रॉलेट एक्ट था क्या? तो एक प्रकार का ये निवारक निरोध था। अब कानून या निरोध जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। डिटेंशन निरोध का हम डिटेंशन कहते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक तो दंडात्मक निरोध, जिसे प्यूनिटिव डिटेंशन कह देते हैं, और दूसरा होता है निवारक निरोध, जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कह देते हैं। दंडात्मक निरोध में अपराध किया, बाद में गिरफ्तार करेंगे, फिर उसको कोर्ट सज़ा देगी। तो ऐसा होता है, मतलब गिरफ्तार जो क्राइम करोगे उसके बाद सज़ा मिलेगी, उसको कहते हैं दंडात्मक निरोध। लेकिन निवारक निरोध में क्या होता है कि संदेह के आधार पर पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय हित में पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है, जैसे आज के समय में हम NSA और टाडा को देखते हैं। तो निवारक निरोध में क्या होता था कि अगर राष्ट्रीय हित में या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमें किसी पर संदेह है, तो उस व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है, क्राइम करने से पहले ही। तो इस ऐसे कानून को हम कहते हैं निवारक निरोध। तो रॉलेट एक्ट जो 1917 में 1919 में पास हुआ था, 1919 में लागू हुआ था रॉलेट कानून, तो वो एक तरह का निवारक निरोध कानून था। निवारक निरोध हमने देखा कि संदेह के आधार पर अपराध करने से पहले ही व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। और इसमें किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाएगा? तो जो क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति थे, उनको रोकने के लिए और उनको रोकने के उपाय के लिए ये आयोग जो है वो आया था। तो रॉलेट कानून 1919 क्या है? तो पुलिस को
अधिकार था कि संदेह के आधार पर अगर किसी व्यक्ति पर अगर संदेह है तो संदेह के आधार पर उस व्यक्ति को या क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया जा सकता था। तो ये खासतौर से क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए लाया गया था। और मोतीलाल नेहरू ने इसको ना वकील, ना अपील, ना दलील का नाम दिया था, क्योंकि इसमें जो गिरफ्तार क्रांतिकारी होगा वो ना तो अपना वकील कर सकता है, ना कोर्ट में अपील कर सकता है, ना ही दलील पेश कर सकता है कोई। गांधी जी ने भी इसका विरोध किया था और इसे काला कानून कहा था। गांधी जी ने इसके खिलाफ अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह करेंगे ऐसी घोषणा की थी, और ये सत्याग्रह बॉम्बे से करेंगे ऐसा कहा गया था। लेकिन जो सत्याग्रह है उसकी डेट 6 अप्रैल 1919 को प्लान किया गया था। लेकिन बाद में क्या होता है, संदेह के कारण ये पहले ही फैल गया। जो अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह करने जा रहे थे, जो विरोध करने जा रहे थे गांधी जी, तो वो बॉम्बे से प्लान किया गया था 6 अप्रैल 1919 को शुरू करेंगे। लेकिन संदेह के आधार पर ये पहले ही फैल जाता है और पंजाब दिल्ली में इसके कारण हिंसा शुरू हो जाती है। तो रॉलेट एक्ट को हमने देखा अभी, तो एक बार जल्दी से हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। रॉलेट कानून के पीछे परिस्थितियाँ क्या थी कि क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही थी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तब से ही 1905 से 1919 तक जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ चलती हैं, और प्रथम विश्व युद्ध भी हो रहा था 1914 से 1918 में। तो इन सब को प्रथम विश्व युद्ध में ध्यान दे सके अंग्रेज़ और ब्रिटिश जो सरकार है, उनको क्रांतिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाना था। तो इनको रोकने के लिए और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सुरक्षात्मक रूप से ब्रिटिश सरकार ने आपातकालीन अध्यादेश जारी किया था, जिसे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कहा गया था। तो ये अस्थायी कानून था एक तरह से, क्योंकि ये आपातकालीन अध्यादेश था और इसमें गिरफ्तार किया जा सकता था क्रांतिकारियों को। इसी क्रम में 1917 में वायसराय चेम्सफोर्ड ने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था, और ये आयोग जो था वो क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण क्या हैं, आखिर ये क्रांतिकारी गतिविधियाँ क्यों हो रही हैं और इनको रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं, इन पर अपनी रिपोर्ट 1918 में पेश की थी। केंद्रीय विधान परिषद ने फिर इसको पास किया था, जो बाद में रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट कानून एक तरह का निवारक निरोध था, जिसमें संदेह के आधार पर अपराधी को पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता था, अपराध करने से पहले ही। मोतीलाल नेहरू ने इसको ना वकील, ना अपील और ना दलील का नाम दिया था। पुलिस को अधिकार था कि संदेह के आधार पर किसी भी क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर सकेंगे हम, रॉलेट कानून 1919 के तहत। गांधी जी ने भी इसका विरोध किया और इसे काला कानून कहा था। इसके खिलाफ जो रॉलेट कानून है, इसके खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को प्लान किया गया था कि अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह करेंगे, और बॉम्बे से ये प्लान किया गया था। लेकिन संदेह के आधार पर ये पहले ही फैल जाता है और पंजाब दिल्ली में हिंसा शुरू हो जाती है। तो इसी क्रम में पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता हैं, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। ये बात है 9 से 10 अप्रैल के बीच की। तो सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार जब कर लिया जाता है, इनके विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो इसके विरोध में ही जलियांवाला बाग में, जो अमृतसर पंजाब में है, 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी के दिन स्थानीय जनता इकट्ठी होती है, और जो 2 नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, इनकी रिहाई के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रही थी कि इनकी रिहाई की जाए, कि इनको क्यों गिरफ्तार किया गया है, आखिर कारण बताया जाए और इनकी रिहाई किया जाए। कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, इनको जो गिरफ्तार किया गया है, तो स्थानीय जनता इनकी मांग कर रही थी इनकी रिहाई के लिए। लेकिन उस समय क्या होता है कि, एक सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हम थे यहाँ पर कि जब पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है, तो वहाँ की स्थानीय जनता इन 2 नेता की रिहाई के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रही थी जलियांवाला बाग, अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी के दिन। तो ये इनको गिरफ्तार क्यों किया गया था, क्योंकि रॉलेट एक्ट के विरोध में ये रॉलेट एक्ट जो आया था उसका विरोध कर रहे थे। तो जनरल डायर ने पुलिस को ये ऑर्डर दिया था, और जनता को चेतावनी नहीं दी थी। जनता को चेतावनी दिए बिना ही पुलिस को गोलीबारी करने का आदेश दे दिया था। तो पुलिस ने गोलीबारी की जलियांवाला बाग में, जहां लोग एकत्रित हुए थे। अमृतसर पंजाब की बात है ये। तो जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर पंजाब में, जहाँ लोग एकत्रित हुए थे, जो 2 स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की रिहाई के लिए शांतिपूर्ण तरीके से ये विरोध कर रहे थे।
तो जनरल डायर ने इन्हें चेतावनी दिए बिना ही पुलिस को ऑर्डर दे दिया कि इन पर गोलीबारी कर दी जाए, जिससे 1000 लोग मारे गए। पुलिस ने गोलीबारी कर दी तब। तो ये एक बड़ा नरसंहार कहा जा सकता है। इसी कारण डॉक्टर शंकरन नायर जो थे वायसराय की कार्यकारिणी में एक सदस्य के रूप में काम करते थे। तो वायसराय की कार्यकारिणी से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। कौन? डॉक्टर शंकरन नायर। डॉक्टर शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफ़ा दे दिया था, जो कि बहुत बड़ा पद होता था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी इसी के विरोध में। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफ़ा दे दिया। राष्ट्रवाद की आग लगा दी थी इस घटना ने। दुनिया भर के अखबारों में ब्रिटिश शासन की जो शोषण की निंदा की गई थी, आलोचना की गई। सुभाष चंद्र बोस ने ICS से इस्तीफ़ा दे दिया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी अखबारों में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है इसकी आलोचना की गई थी। इसके बाद एक डंडा फौज आई थी चमनदीप की अध्यक्षता में पंजाब में। जहाँ भी अंग्रेज दिखे वहाँ ये डंडा से मारते थे। अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा, तो डंडा फौज कहाँ आई थी? पंजाब में, चमनदीप की अध्यक्षता में। तो चमनदीप मार मार के चमन कर देते थे। तो डंडा फौज जो आई थी वो चमनदीप की अध्यक्षता में पंजाब में, ये ब्रिटिशर्स के विरोध में आई थी। कांग्रेस जो थी उसने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था जांच के लिए, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करी जाएगी अपने स्तर पर। कांग्रेस अपने स्तर पर जांच करेगी, जैसे मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जो जांच समिति गठित की गई थी उसने जांच की थी इसकी जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे कारण और उसमें क्या सही है क्या गलत, तो इन सब के लिए जांच समिति की गठित की गई थी मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। ब्रिटिश सरकार ने भी इसके बाद अक्टूबर 1919 में जांच समिति बनाई ब्रिटेन में। तो ये हंटर कमेटी के नाम से जानी गई, जिसमें जनरल डायर जिसने गोलीबारी के आदेश दिए थे पुलिस को, उसको निर्दोष घोषित कर दिया गया। और रिपोर्ट के बाद जनरल डायर को द लॉयन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर भी कहा गया, यानी कि एक तरह से इसको सम्मानपूर्ण तरीके से नवाजा गया। द लॉयन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कहा गया जनरल डायर को, जिसने 1000 लोगों की हत्या कर दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो ब्रिटिश सरकार ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है तो इसकी जांच के लिए जांच समिति गठित की थी अक्टूबर 1919 में ब्रिटेन में ही, जिसे हंटर कमेटी कहा गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए हंटर कमेटी क्या है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अक्टूबर 1919 में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन में ही एक कमेटी गठित की थी, हंटर कमेटी, जिसने जनरल डायर को निर्दोष घोषित कर दिया था। और जनरल डायर को फिर बाद में द लॉयन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कहा जाने लगा। राष्ट्रवाद पैदा हो गया था। फिर घटनाएं कुछ ऐसी ही थी ये, जिसने गांधी जी को सहयोगी से असहयोगी बना दिया। शुरुआत में जब गांधी जी आए थे तो अंग्रेज़ों के सहयोगी के रूप में आए थे, तभी अंग्रेज़ों ने गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। लेकिन गांधी जी ने जब ये सारे घटनाएं को अपने आँखों से देखा तो गांधी जी असहयोगी बनते गए धीरे धीरे। उसमें कारण है 3 स्थानीय आंदोलन, जैसे चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ये आंदोलन देखे थे। रॉलेट एक्ट अभी जैसे हमने देखा, काला कानून था, दमनकारी नीतियाँ थी अंग्रेज़ों की। जलियांवाला बाग हत्याकांड अभी हमने देखा। फिर आगे हम देखने वाले हैं खिलाफत आंदोलन, 1919 का अधिनियम। फिर प्रथम विश्व युद्ध के कारण बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, ये सब बढ़ती गई। तो ये सब कारण थे जिसने गांधी जी को सहयोगी से असहयोगी बना दिया धीरे धीरे। अब कुछ पॉइंट्स हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड या रॉलेट एक्ट से संबंधित। तो द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट को हम रॉलेट एक्ट 1919 के नाम से जानते हैं, और ये सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आया था। तो अगर आपसे ये पूछा जाए जो रॉलेट एक्ट 1919 आया था वो किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर आया था, तो सेडिशन कमेटी की सिफारिश के आधार पर आया था रॉलेट कानून 1919। तो सेडिशन कमेटी की सिफारिश के आधार पर आया था। और रॉलेट एक्ट 1919 को ही हम द अनार्किकल रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट के नाम से जानते हैं। रिवॉल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी, जो क्रांतिकारी होते थे वो जो क्राइम करते थे उस समय, तो उनको रोकने के लिए जो एक्ट आया था वो था रॉलेट एक्ट 1919, जो सेडिशन कमेटी की सिफारिश के आधार पर आया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था, तो स्वामी श्रद्धानंद ने। तो हम बात कर रहे थे रॉलेट कानून 1919 किसकी सिफारिश के आधार पर आया था, तो सेडिशन कमेटी की सिफारिश के आधार पर आया था। इसको
द अनार्किकल रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट के नाम से जाना जाता था। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, तो ये स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। आपने ये पढ़ा था किसान आंदोलन में, बाकाष्ठ संघर्ष किसने चलाया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने ही चलाया था। और रॉलेट एक्ट के विरोध करने का एक नया तरीका बताया था कि लगान ही नहीं दो, तो इसके लिए आंदोलन का सुझाव दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने। रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड, मतलब रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, जिसमें जनरल डायर ने पुलिस को आदेश दिया था। डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में ये लोग एकत्रित हुए थे जलियांवाला बाग अमृतसर में, जिसमें जनरल डायर ने इन्हें मरवा दिया था, लोगों को, जो लोग इकट्ठे हुए थे उन्हें। इसी के विरोध में 30 मई 1919 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कौन सी उपाधि लौटाई थी? तो नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 मई को लौटाई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा किसने दिया था? तो शंकरन नायर ने। हंटर आयोग गठित किया गया था ब्रिटेन में, जिसने जनरल डायर को क्या काम किया था? निर्दोष घोषित किया था हंटर आयोग ने। फिर डायर को मारा किसने था बाद में? तो जनरल डायर को ऊधम सिंह ने हत्या की थी जनरल डायर की। तो अब हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने जिस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था वह है कि इसने क्या काम किया था? लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था कि लोगों को जो गिरफ्तार किया जाएगा वो कोई मुकदमा नहीं चला सकते हैं, जिसको मोतीलाल नेहरू ने ना वकील, ना अपील, ना दलील का संज्ञा दी थी। तो रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? कि राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उन पर रोक लगाई जाए कैसे भी, तो उसके लिए लाया गया था रॉलेट कानून 1919। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था वर्ष 1919 में। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। रॉलेट एक्ट में बिना मुकदमा के ही बंदी बनाया जा सकता था और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा की जाए, ये रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था। रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश के आधार पर लाया गया था। ये हमने अभी पढ़ा था क्वेश्चंस में कि रॉलेट एक्ट को किसकी सिफारिश के आधार पर लाया गया था? तो रॉलेट कानून या रॉलेट अधिनियम जो था वो सेडिशन कमेटी की सिफारिश के आधार पर लाया गया था। और रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल का उपयोग करने का प्रयास किया था। गांधी जी ने सोचा था कि जो होम रूल लीग है उसका उपयोग करें हम रॉलेट कानून के विरोध में, रॉलेट सत्याग्रह जो चलाएंगे उसमें। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। क्रांतिकारी अपनी आवाज़ ही ना उठा पाए, तो यहाँ तक कि ये वैयक्तिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना चाहती थी जो ब्रिटिश सरकार थी वो रॉलेट कानून के मदद से। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? रॉलेट सत्याग्रह। कि पूरे भारत के स्तर पर हम सत्याग्रह करेंगे, तो ऐसा गांधी जी का पहला साहसिक कदम था ये रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। द अनार्किकल एवं रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है रॉलेट एक्ट। वह महत्वपूर्ण घटना जो जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व हुई थी, तो रॉलेट एक्ट का बनना। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग कत्लेआम हुआ था अमृतसर, पंजाब में। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। और ये क्यों एकत्रित हुए थे? तो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला नरसंहार के विरोध में 30 मई को लौटा दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी या वायसराय की परिषद की सदस्यता से इस्तीफा किसने दिया था? तो शंकरन नायर ने दिया था। जलियांवाला बाग नरसंहार में डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू को बंदी बनाया जाना तथा वर्ष 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो सत्यपाल
सत्यपाल को पहले बंदी बनाया गया था। बाद में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। उसके बाद 1919 का अमृतसर का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। हंटर आयोग का नियुक्ति क्यों की गई थी? तो हंटर आयोग जो था वो 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसके जांच के लिए अक्टूबर 1919 में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन में ही एक आयोग गठित किया था हंटर आयोग के नाम से। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अक्टूबर 1919 में हंटर आयोग का गठन किया गया था, जिसने जनरल डायर को निर्दोष घोषित किया था। जनरल डायर का नाम जुड़ा हुआ है किससे? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार डायर या प्रोफेसर डायर को मार डाला था। किसने मारा था? ऊधम सिंह ने। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी को। जो जलियांवाला बाग नरसंहार है तो इसमें जांच समिति गठित की गई थी कि मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जांच की जाएगी। तो उसके लिए जांच समिति गठित की गई थी। तो जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? तो रिपोर्ट का जो प्रारूप है वो गांधी जी को सौंपा गया था। 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था किसको? जलियांवाला बाग नरसंहार को। जो जलियांवाला बाग घटना है उसको मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था। निवारक हत्या क्या होती है कि निवारक हत्या, मॉन्टेग्यू कौन था उस समय? जैसे उस समय भारत सचिव होता था ये मॉन्टेग्यू, और चेम्सफोर्ड तो उस समय वायसराय था। और मॉन्टेग्यू कौन था? मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव होता था ये। तो भारत सचिव जो मॉन्टेग्यू था इसने जलियांवाला बाग नरसंहार को ये नहीं कहा कि इसमें हमने हत्या की है या जनरल डायर ने हत्या की है 1000 लोगों की, ऐसा नहीं कहा। इसने कहा कि अगर जनरल डायर इन्हें नहीं मारता तो वो लोग जनरल डायर को मार डालते, जो जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे। तो मॉन्टेग्यू ने इसको कहा कि उसने सही किया, उसने निवारक हत्या का नाम दिया इसको, जलियांवाला बाग हत्याकांड को। उसने कहा कि ये अपनी रक्षा के लिए उसने ऐसा किया है, तो ये निवारक हत्या थी। तो ये किसने कहा था? मॉन्टेग्यू ने। वह एक्ट जिसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी, तो रॉलेट एक्ट में ये सब हुआ था। अब हमारा अगला टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। तो इसके बारे में देख लेते हैं पहले। तो खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चलता है? खिलाफत एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ है विरोध करना। खिलाफत तो इसका अर्थ है विरोध करना। खिलाफत आंदोलन 1919 से शुरू होकर 1922 तक चलता है। अब खलीफा कौन है, परिस्थितियाँ क्या रही, ये सब देखते हैं। खलीफा जो होता था वो ऑटोमन साम्राज्य यानी कि तुर्की का जो सुल्तान होता था वो उसको खलीफा का नाम दिया जाता था। अब ये खलीफा होता कौन था? तो समझ गए हो आप, खलीफा जो है वो तुर्की को ही उस समय ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। तो ऑटोमन साम्राज्य यानी कि तुर्की का जो सुल्तान होता था वो खलीफा के नाम से जाना जाता था। और इस खलीफा का महत्व क्या था कि ये दुनिया के जितने भी मुसलमान होते थे उनमें सबसे बड़ा ये आध्यात्मिक गुरु के नाम से, मतलब आध्यात्मिक गुरु होता था एक तरह से। ये तुर्की अर्थात उस समय के मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा राजनीतिक पद होता था। ये जो ऑटोमन साम्राज्य में जो सुल्तान था खलीफा, तो ये जो खलीफा होता था ये जितने भी मुसलमान होते थे मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा राजनीतिक पद होता था तुर्की का जो खलीफा होता था। और खलीफा जो होता था पूरे दुनिया भर के जितने भी मुसलमान हैं उनका आध्यात्मिक गुरु भी होता था ये। तो परिस्थितियाँ क्या थी कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था, ये आपको पता है। इसमें मित्र राष्ट्र और सेंट्रल पावर्स यानी कि केंद्रीय शक्तियाँ आपस में लड़ती हैं। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए और बाद में रशिया भी शामिल हो गया था। और सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए था। तो जिसमें ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश बना रखा था। तो ब्रिटेन जो है यहाँ प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में शामिल है। और सेंट्रल पावर्स में यहाँ तुर्की शामिल है, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और तुर्की। तो इसमें तुर्की और ब्रिटेन एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। यहाँ ब्रिटेन मित्र राष्ट्र की तरफ से सेंट्रल पावर्स के विरोध में तुर्की के खिलाफ लड़ रहा है। तो जब ब्रिटेन तुर्की के खिलाफ लड़ रहा है तो तुर्की में नई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की जाएगी, ऐसा ब्रिटेन ने जो है वो घोषणा कर दी थी कि अगर ब्रिटेन जीतता है तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अगर ब्रिटेन जीतता है तो तुर्की के जो खलीफा है उसको हटा दिया जाएगा और नई राजनीतिक व्यवस्था लागू की जाएगी। अब जाहिर सी बात है जो खलीफा होता था तुर्की का वो सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुरु है। अगर ब्रिटेन उसको हटाएगा तो दुनिया भर के जितने भी मुसलमान हैं वो इसका विरोध करेंगे। वो एक तरह से ये धार्मिक मुद्दा बन जाएगा।
तो खिलाफत आंदोलन क्या था कि खलीफा के लिए ब्रिटिश सरकार का विरोध, जो ब्रिटिश सरकार था वो खलीफा के विरुद्ध लड़ रही थी यहाँ, तो इसके लिए खलीफा के लिए ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे दुनिया भर के मुसलमान। उसमें से ही भारत के मुसलमानों ने 1919 में ब्रिटिश सरकार के विरोध करने के लिए और खलीफा को उसकी सत्ता में बनाए रखने के लिए भारत में ही एक आंदोलन चलाया था, जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना गया था। यानी कि इसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन बाद में जब गांधी जी इसमें जुड़ जाते हैं, मतलब बाद में क्या, शुरुआत में ही गांधी जी जुड़ते हैं। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का सहारा लिया था एक तरह से कि भारत के जो मुसलमान हैं वो बेशक ठीक है अपने खलीफा के लिए लड़ रहे हैं या खलीफा के लिए विरोध कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार का, लेकिन यहाँ गांधी जी ने अपना एक काम निकलवाने के लिए इनका साथ दिया था। खलीफा को उसकी सत्ता में रखने के लिए भारत में जो मुसलमान थे वो विरोध कर रहे थे 1919 में, तो इसको खिलाफत आंदोलन कहा गया। कारण क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश जो है वो खलीफा के खिलाफ लड़ रही है, उसको पद से हटाना चाहती है। फिर बंगाल विभाजन रद्द कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने बाद में। फिर राष्ट्रीय मुसलमानों का स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश कि धीरे धीरे जो राष्ट्रीय मुसलमान थे उनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश होने लगा था। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होता है तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में सीवर्स की संधि होती है। पहला विश्व युद्ध के बाद सीवर्स की संधि होती है। सीवर्स की संधि में क्या होता है कि मित्र राष्ट्रों द्वारा खलीफा को हटा दिया जाएगा, ऐसा कहा गया, और यह संधि तुर्की के साथ प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुई। भारतीय मुसलमान सीवर्स की संधि का विरोध कर रहे थे कि जो तुर्की का खलीफा था उसको अपने पद पर रखा जाए। विरोध में खिलाफत कमेटी 1919 में गठित की गई। खिलाफत कमेटी जो थी वो खिलाफत आंदोलन के संचालन के लिए गठित की गई थी, और खिलाफत कमेटी 1919 में जो गठित की गई थी उसमें से नाम आते हैं मोहम्मद अली, फिर शौकत अली, हकीम अजमल खान, फिर हसरत मोहानी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिसमें से दो नाम ये जो हैं मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्हें अली बंधु के नाम से जाना जाता है। तो खिलाफत कमेटी का गठन जो है उसमें इन्हीं दोनों का नाम मुख्य तरह से आता है कि मोहम्मद अली और शौकत अली, अली बंधु जिसे कहा जाता है। तो अली बंधु में मोहम्मद अली और शौकत अली का नाम आता है, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस का आयोजन देश भर के मुसलमान इकट्ठे हुए थे। अध्यक्षता इसने गांधी जी ने की थी। तो अली बंधु में मोहम्मद अली और शौकत अली का नाम तो आता ही है। खिलाफत कमेटी 1919 जो गठित की गई थी खिलाफत आंदोलन के संचालन के लिए, तो खिलाफत कमेटी जो गठित की गई थी मोहम्मद अली और शौकत अली यानी कि अली बंधु द्वारा लागू की गई थी। और इसमें जो अन्य नाम आते हैं वो हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम भी आते हैं। फिर जो खिलाफत कमेटी थी उसने अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। कॉन्फ्रेंस मतलब इकट्ठे होते थे लोग। तो इसमें देश भर के मुसलमान इकट्ठे हुए थे। यदि मांग पूरी नहीं तो असहयोग करेंगे, ये कहा गया। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय जो खिलाफत कमेटी 1919 है, इसने अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया था उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार इसी मंच पर की गई थी। तो आंदोलन सफल रहा है या असफल रहा? तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन सफल नहीं रहा क्योंकि 1922 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा, तुर्की का युवा नेता था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तो 1922 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में खलीफा को सत्ता से बेदखल कर दिया गया और तुर्की के लोगों ने ही ऐसा किया था। तो यह आंदोलन एक तरह से जो भारत के मुसलमान थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया था, तुर्की के जो खलीफा थे उनको सत्ता में रखा जाए इसके लिए। लेकिन बाद में 1922 में तुर्की के लोगों ने ही मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो तुर्की का युवा नेता था इसके नेतृत्व में खलीफा को सत्ता से बेदखल कर दिया था। तो एक तरह से जो खिलाफत आंदोलन जिसके लिए चल रहा था, तो मुसलमानों के अगर हित में देखा जाए तो उनके लिए तो ये आंदोलन एक तरह से सफल नहीं रहा क्योंकि वो खलीफा के लिए विरोध कर रहे थे और वहीं खलीफा को हटा दिया गया 1922 में। तो एक तरह से देखा जाए तो ये असफल रहा। लेकिन अगर भारत के पक्ष में देखा जाए कि भारत में इसका क्या लाभ है, तो अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो ये एक तरह से सफल भी रहा था क्योंकि इसने हिंदू मुस्लिम एकता को पुनः स्थापित किया था। राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में इसने अपनी भूमिका निभाई थी क्योंकि भले ही खिलाफत आंदोलन के बहाने ही सही, लेकिन मुसलमान साथ आए थे राष्ट्रीय आंदोलन में। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ
अली बंधु, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली का नाम आता है, इन्होंने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक अल मुल्क की उपाधि किसने त्यागी थी? तो हकीम अजमल खां, जो खिलाफत आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से एक नाम हकीम अजमल खां का भी आता है। तो हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक अल मुल्क की उपाधि त्याग दी थी। फिर 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण किसने दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने, जिन्होंने बाकाष्ठ संघर्ष चलाया था, किसान आंदोलन हमने देखा था उसमें। तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली की जामा मस्जिद से 4 अप्रैल 1919 को प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा हुई थी इलाहाबाद में। तो इसने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को संभालने का अनुरोध किया था, कि ऐसा कहा गया था कि अगर खिलाफत आंदोलन में जो विरोध कर रहे थे भारतीय मुसलमान की, तुर्की के जो खलीफा हैं, उन्हें सत्ता से बेदखल ना किया जाए, और अगर ऐसा होता है तो हम असहयोग करेंगे ब्रिटिश सरकार का। तो इसमें ही जब इसी क्रम में जब 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा इलाहाबाद में होती है, तो इसने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को संभालने का अनुरोध किया था। एचिंसन का कथन था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। तो ये किस घटना से संबंधित है? तो खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ये 1919 से 1922 तक जो चलता है खिलाफत आंदोलन। फिर खिलाफत आंदोलन का ही क्रम है एक तरह से असहयोग। तो असहयोग आंदोलन जो चलता है वो भी 1919 से 1922 तक। तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग में भारतीय मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, एचिंसन का ये कथन है, एचिंसन ने कहा था। 1921 में मोपला आंदोलन की जो खाका थी वो किसकी थी? खिलाफत आंदोलन का ही एक खाका थी। खिलाफत आंदोलन दक्षिण तक पहुंच गया था मोपला आंदोलन के रूप में केरल में 1921 में। तो अब क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ अली बंधु, जिसमें नाम आता है मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से कौन थे? तो प्रमुख नेताओं में शौकत अली, मोहम्मद अली, यही थे। तो मोहम्मद अली और शौकत अली का नाम आता है। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना और ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा करना। ऑटोमन साम्राज्य मतलब तुर्की, और खिलाफत का रक्षण। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। तो महात्मा गांधी को 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। मतलब अखिल भारतीय जो खिलाफत सम्मेलन था, कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1919 में, तो इसमें अध्यक्ष गांधी जी को चुना गया था खिलाफत आंदोलन का। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। गांधी जी चाहते थे कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें मुसलमानों का साथ चाहिए, तो इसके लिए अगर हम खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का समर्थन करेंगे तो मुसलमान भी हमारा समर्थन करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में। तो इसीलिए गांधी जी ने इनका सहयोग किया था। गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। वह जिसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुस्लिमों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो ये कौन थे? गांधी जी ने इसको एक अवसर के रूप में देखा था खिलाफत आंदोलन को। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक अल मुल्क की पदवी किसने त्याग दी थी? तो हकीम अजमल खान ने हाजिक अल मुल्क की उपाधि त्याग दी थी। वह जिसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को सचेत किया था, सावधान किया था कि मुसलमान के जो धार्मिक नेता हैं और उनके अनुयायी हैं उनके कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें। फिर ये नाम आते हैं कुछ। तो गांधी जी की खिलाफत में भागीदारी की भत्सना किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो गांधी जी खिलाफत आंदोलन में समर्थन कर रहे थे मुसलमानों का। तो इनका जो भागीदारी है गांधी जी की, उसकी भत्सना की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, और सावधान भी किया था। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी, हिंदू मुस्लिम पास आए थे। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, तो वो स्वामी श्रद्धानंद।
फिर नेक्स्ट आता है, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः खलीफा की पुनः स्थापना के लिए और मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, ताकि मुसलमानों की सहानुभूति मिल जाए हमें राष्ट्रीय आंदोलन में, और खलीफा को पुनः स्थापित करने के लिए कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। फिर खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने इसका समर्थन नहीं किया था, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जो थे वो हिंदू नेता थे। खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। मदन मोहन मालवीय ने कहा था इसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, तो हम क्यों समर्थन करें इसका। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह हुई थी इलाहाबाद में। तो 1920 में इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी की सभा हुई थी। तो खिलाफत कमेटी की सभा 1920 में इलाहाबाद में हुई थी, तो उसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था। इस मिसाल में हम मुस्लिमों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। तो एचिंसन का कथन ये किस घटना से संबंधित है, तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन 1922 से संबंधित है। 1921 का जो मोपला आंदोलन शाखा थी, किसकी शाखा थी, तो वो खिलाफत आंदोलन की ही शाखा थी, केरल में गई थी मोपला आंदोलन के रूप में 1921 में। तो यहाँ से आज का सेशन कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।